गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाइए सारे बच्चे। शिप्रा गुड मॉर्निंग, शुभम गुड मॉर्निंग, शिवम गुड मॉर्निंग। और क्या कहाँ है रमन, दिव्यांशु? फटाफट आइए। और आ गए हैं तो गुड मॉर्निंग लिखिए। चलिए, हम लोग इन डे 16 का सेकेंड पार्ट लास्ट क्लास स्टार्ट कर चुके थे, डेप्रीसिएशन। आज का हमारा डिस्कशन पूरा बेस रहेगा डेप्रीसिएशन के ऊपर। डेप्रीसिएशन में अभी तक मैंने क्या डिस्कस किया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे के पॉइंट्स में जाएंगे। सबसे पहले डेप्रिसिएशन में मैंने बोला इट इज द सिस्टमेटिक अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। जो आपने एसेट के ऊपर खर्चा किया है, एक्सपेंडिचर किया है, वो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स बेनिफिट देगा। ये 3 साल, 5 साल, 10 साल में जो वो बेनिफिट देगा, उसी पीरियड में आपको उसका कॉस्ट या एक्सपेंडिचर भी धीरे धीरे पीएल में ट्रांसफर कर देना चाहिए, बेनिफिट के अगेंस्ट मैच करते हुए। और इसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना। डेप्रिसिएशन जब आप प्रोवाइड करेंगे, इंडिया 16 बोला यू विल यूज कंपोनेंट अप्रोच ऑफ डेप्रिसिएशन। कंपोनेंट किसको बोलते हैं सर? सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द एसेट। सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द एसेट, सिग्निफिकेंट पार्ट किसको बोलेंगे सर? अ पार्ट whose cost is significant to the total cost of the asset, उसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट पार्ट। अगर कोई सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द एसेट है जिसका यूजफुल लाइफ डिफरेंट है फ्रॉम द अदर पार्ट्स, तो वो पार्ट को सेपरेटली डेप्रिशिएट किया जाए यूजिंग इट्स ओन यूजफुल लाइफ। जो उसका यूजफुल लाइफ है उसके बेसिस पे आप उसको डेप्रिशिएट करोगे। मैंने बिल्डिंग का एग्जांपल लिया, एयरक्राफ्ट का एग्जांपल लिया और आपको समझाया किस तरीके से हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय एसेट को सिग्निफिकेंट पार्ट्स में तोड़ देंगे सो दैट प्रॉपर डेप्रिसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड। इसके बाद हम लोग गए मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड्स वो सिस्टम है जिसके बेसिस पे हम लोग कॉस्ट को अलोकेट करेंगे यूजफुल लाइफ पर। सबसे पहला मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, जहां पर डेप्रिसिएशन हर साल कांस्टेंट रहेगा। जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है उसको इक्वली यूजफुल लाइफ पर हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। फॉर्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। डब्ल्यूडीवी या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोला हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे कांस्टेंट रेट पर ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एवरी ईयर। क्योंकि बुक वैल्यू हर साल गिरता जाएगा तो हर साल का डेप्रिसिएशन भी कम होता चला जाएगा। यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर इसके बाद हम लोग गए प्रोडक्शन यूनिट मेथड। प्रोडक्शन यूनिट मेथड में बोला गया ये उन एसेट के लिए यूज किया जाता है जिनका यूजफुल लाइफ इज नॉट इन ईयर्स, यूजफुल लाइफ इज इन number of hours it can be used, or useful life is in the number of units it can produce। तो अगर वैसा एसेट है वहां पे हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड लाइफ इनटू एनुअल प्रोडक्शन या एनुअल यूसेज जो आप करते जा रहे हो। तो जो मेरा डेप्रिशिएबल अमाउंट है उसको मैं डिवाइड करूंगा टोटल एस्टिमेटेड लाइफ से, तो पर यूनिट एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा जो एनुअल यूसेज होते जा रहे हैं उससे, तो मेरा डेप्रिसिएशन निकलते जाएगा। ये तीसरा वाला मेथड बोलता है हम एक्चुअल जो एसेट का यूसेज हुआ है उसके ऊपर ध्यान देंगे और उसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। इस तीसरे वाले मेथड की एक विशेषता है, अगर कोई साल एनुअल यूसेज, एनुअल प्रोडक्शन जीरो रहा तो उस साल इस मेथड में कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनुअल प्रोडक्शन अगर जीरो है तो डेप्रिसिएशन भी जीरो हो जाएगा। हावेवर पहला दो मेथड में आप एसेट को यूज करो या ना करो, डेप्रिसिएशन ईयरली कैलकुलेट होते चला जाएगा। बट तीसरा मेथड तभी आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके देगा जब आप उस साल कुछ एनुअल में, उस साल कुछ आपने यूज किया हो, प्रोड्यूस किया हो, एसेट को चलाया हो। अगर एसेट को यूज ही नहीं किया तो फिर वहां पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। तो कभी अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, बताइए कौन सा ऐसा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है जिसमें किसी साल जीरो डेप्रिसिएशन आ सकता है? आंसर इज प्रोडक्शन यूनिट मेथड, क्योंकि यहां पे एक्चुअल यूसेज के बेसिस पे डेप्रिसिएशन निकलता है। अगर किसी साल एसेट का एक्चुअल यूसेज इज जीरो तो उस साल का डेप्रिसिएशन विल बी जीरो। ये डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है ना, फाउंडेशन और इंटर लेवल पे हमने बहुत 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 क्वेश्चन किए इससे रिलेटेड। अब आप उस लेवल पर पहुंच चुके हो कि मेरे को आपको सिखाना नहीं पड़ेगा हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। हम लोगों को कभी कोई क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग बहुत इजीली डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर लेंगे। हमें दो चीज चाहिए, नंबर वन रेट चाहिए, नंबर टू मेथड चाहिए, उसके हिसाब से हम डेप्रिशिएट करते चले जाएंगे। डन है बात? अब सुनना ध्यान से।
ये तो हो गया डेप्रिसिएशन का सिस्टम क्या होगा कैलकुलेशन का। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोला डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग क्या होगा, अकाउंटिंग। मेरे को बताइए ना, आप लोग डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग कैसे करते थे? पहले सर डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते थे, जर्नल एंट्री करते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, या फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट या डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फिर ये डेप्रिसिएशन का खर्चा सर पीएल में ट्रांसफर कर देते थे, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो पहला एंट्री होता था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, दूसरा एंट्री होता था पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। यही करते थे, बिल्कुल सर यही करते थे। अब इंडिया 16 भी यही बोला है डेप्रिसिएशन का खर्चा जो है वो आप एज एन एक्सपेंस ईयर एंड पर पीएल में चार्ज कर दो। बट एक चीज और बोला अगर ये एसेट जो आपने एसेट का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो ड्यूरिंग द पीरियड किसी दूसरे एसेट को बनाने के लिए यूज किया गया है, कोई एसेट अगर किसी दूसरे एसेट को बनाने के लिए यूज किया गया है तो फिर इस एसेट का depreciation shall be included in the cost of the new asset। इस एसेट का depreciation shall be included in the cost of new asset। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे फैक्ट्री में हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी रहता है, प्लांट एंड मशीनरी, उस पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया प्लांट एंड मशीनरी पे, ये प्लांट एंड मशीनरी से होगा क्या सर, हम लोग स्टॉक इन्वेंट्री प्रिपेयर करते हैं, इन्वेंट्री प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो डेप्रिसिएशन है इसको हम लोग इंक्लूड कर देंगे इन दी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। आपने बचपन में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में फैक्ट्री ओवरहेड में डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दिखाते थे। ये क्यों दिखाते थे? बिकॉज सर दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो आपने गुड्स प्रोड्यूस किया है उसका कॉस्ट है वो। तो सर अगर आपने फिक्स्ड एसेट को यूज किया है किसी दूसरे एसेट को बनाने में तो उस एसेट का डेप्रिसिएशन शैल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट। इसके साथ दूसरा एग्जांपल मैं दे सकता हूं। दूसरा एग्जांपल, मान लो मैं एक रियल एस्टेट डेवलपर हूं, रियल एस्टेट डेवलपर, मेरे पास ना एक क्रेन पड़ा है, क्रेन, जेसीबी क्रेन, ये सब आप लोग समझते हैं, हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। जेसीबी या क्रेन पड़ा है, हमने क्या किया, ये जेसीबी एक नए साइट पे भेज दिया जहां एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब ये जेसीबी का जो साल के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, ये डेप्रिसिएशन मैं पीएल में नहीं डालूंगा। जितना पोर्शन ऑफ द ईयर मैंने इस जेसीबी को यूज किया है बिल्डिंग बनाने में, उतना पोर्शन ऑफ द ईयर का डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो जेसीबी का जो डेप्रिसिएशन है, क्योंकि वो पूरे साल भर में बिल्डिंग बनाने में काम में आया है, तो वो जेसीबी का डेप्रिसिएशन मैं बिल्डिंग की कॉस्ट में इंक्लूड करूंगा। जितना पार्ट ऑफ द पीरियड मैंने उस बिल्डिंग के लिए यूज किया है, जितना पार्ट ऑफ द पीरियड वो बिल्डिंग के लिए यूज नहीं हुआ, नॉर्मल खड़ा था, वो मैं पीएल में चार्ज कर दूंगा। बट जो पार्ट ऑफ द पीरियड के लिए मैंने जेसीबी को बिल्डिंग में यूज किया है, वो पार्ट ऑफ द पीरियड का डेप्रिसिएशन कहां चला जाएगा? बिल्डिंग की कॉस्ट में। तो देखो क्या लिखा, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ईच पीरियड should be recognized in the statement of profit and loss। आप पीएल में रिकॉग्नाइज करोगे unless it is included in the carrying amount of another asset, unless it is included in the carrying amount of another asset। अगर वो डेप्रिसिएशन का कॉस्ट किसी दूसरे एसेट को बनाने के लिए लगा था, आपने उसके कॉस्ट में ऐड कर दिया है, फिर वो पीएल में नहीं जाएगा, फिर वो कहां जाएगा? एसेट की कॉस्ट में। मैं जर्नल एंट्री बोल रहा हूं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जेसीबी, जेसीबी का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ये डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की कॉस्ट में इंक्लूड कर दूंगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑफ जेसीबी। तो ये जो डेप्रिसिएशन है जेसीबी का, ये बिल्डिंग की कॉस्ट में मैंने इंक्लूड कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जेसीबी सर बिल्डिंग बनाने के काम में आया था, तो सर इसका जो भी डेप्रिसिएशन का खर्चा है बिल्डिंग में इंक्लूड होना चाहिए। जैसे आप लोग बचपन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करते थे, जो भी एसेट हम लोग यूज करते थे उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसका डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे दिखाते थे एज एन एक्सपेंडिचर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट में इंक्लूड हो गया, वो उस एसेट के कॉस्ट में इंक्लूड हो गया। पहले बताइए, इज इट क्लियर? ये जो सेकेंड लाइन है ना, ये सेकेंड लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। Unless it is included in the carrying amount of other asset। अगर दूसरे एसेट के कैरिंग अमाउंट पे इंक्लूड हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसको पीएल में एज एन एक्सपेंस चार्ज कर दीजिएगा फॉर द पीरियड। डन है बात? इतना ये ध्यान रखने का है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। ये सब चीजें कभी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ सर ये डेप्रिसिएशन जो है इस एसेट को बनाने में काम में आया, तो सर इसका डेप्रिसिएशन इस एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड कर दो। क्लियर? आगे चलते हैं। Review of useful life residual value method of depreciation, this is important।
इसके ऊपर आपको एक छोटू सा क्वेश्चन देखने मिल सकता है। बोला ये जो हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए यूजफुल लाइफ, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, स्क्रैप वैल्यू, ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें एक्चुअली एस्टिमेट्स है। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? फ्यूचर में जब एसेट बिकेगा तो कितना रुपया रियलाइज कर सकता है। यूजफुल लाइफ क्या होता है? ये एसेट एक्सपेक्टेड कितने साल चलेगा। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है? सर वो सिस्टम जिसके थ्रू हम लोग एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं। सर ये भी डिपेंड करता है कि एसेट का पैटर्न ऑफ यूज क्या रहेगा। सर अगर एसेट का कांस्टेंट बेनिफिट रहेगा थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ, हम लोग एसएलएम यूज करेंगे। एसएलएम का अगर एसेट का बेनिफिट धीरे धीरे डिप्लीट करेगा, हम लोग डब्ल्यूडीवी यूज करेंगे। सर अगर एसेट का बेनिफिट डिपेंड करता है वो कितने घंटे चलता है या वो कितना यूनिट प्रोड्यूस करता है, तो सर हम प्रोडक्शन यूनिट मेथड यूज करेंगे। तो ये जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, सिस्टम है, ये भी डिपेंड करता है एसेट का एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ बेनिफिट क्या होगा। तो ये तीनों ही एक तरीके से हमारे लिए क्या है बोलिए? एस्टिमेट्स है। अब एस्टिमेट्स में क्या होता है ना, हो सकता है आज जो आपने एस्टिमेट बनाया, आज की सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करते हुए साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो एस्टिमेट चेंज हो जाए, वो एस्टिमेट सेम ना रहे। तो अगर एस्टिमेट चेंज होगा और आप डेप्रिसिएशन पुराने एस्टिमेट पर ही बेस करके कैलकुलेट करोगे तो सही नहीं होगा। इसीलिए इंड AS 16 ने बोला कि ये जो यूजफुल लाइफ है, रेसिडुअल वैल्यू है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, इसको हर साल ईयर एंड पर रिव्यू कीजिए। आप देखिए जो आपने पुराना एस्टिमेट बनाया था वो एस्टिमेट अभी भी लागू होता है या नहीं होता है। अगर लागू होता है आप उसको यूज कीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको लगता है पुराने वाले एस्टिमेट अब बदल देने चाहिए, वो चेंज हो चुके हैं, तो आपको एस्टिमेट्स को चेंज कर देना चाहिए। और एस्टिमेट को चेंज करके जो अब आगे का डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करोगे वो नए एस्टिमेट के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए, ताकि सही प्रॉपर डेप्रिसिएशन हम प्रोवाइड कर सके। मैंने पहले साल एसेट का कॉस्ट था ₹1,00,000, स्क्रैप वैल्यू 10,000, यूजफुल लाइफ 5 साल, ये लेकर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया पहले साल। 1,00,000 माइनस 10,000 बाई 5 साल, 18,000 का डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर भी वही 18,000 का डेप्रिसिएशन, 36,000 का डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज कर दिया। थर्ड ईयर में मैं जैसे ही गया, मैंने देखा कि स्क्रैप वैल्यू 10,000 नहीं आया। जैसे मैं एसेट यूज कर रहा हूं, स्क्रैप वैल्यू 5,000 से ज्यादा नहीं बचेगा। सेकेंड ईयर के बाद, सेकेंड ईयर में सब कुछ हो गया, थर्ड ईयर में मेरे को ऐसा लगा द स्क्रैप वैल्यू को रिवाइज करके 5,000 कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं एसेट यूज कर रहा हूं मेरे को नहीं लगता मैं 10,000 रियलाइज कर पाऊंगा एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। तो अब सेकेंड ईयर के बाद जो थर्ड ईयर का आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे उसमें आपको स्क्रैप वैल्यू 5,000 लेनी चाहिए इंस्टेड ऑफ 10,000। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले सेकेंड ईयर एंड का बुक वैल्यू निकालूंगा। 1,00,000 रुपया कॉस्ट था, 18 36,000 का 2 साल का डेप्रिसिएशन, 1,00,000 माइनस 36,000 बचता है 64,000। अब 64,000 में से 5,000 स्क्रैप वैल्यू माइनस करूंगा, 59। अब इस 59,000 को बैलेंस 3 इयर्स में मैं क्या कर दूंगा, डेप्रिशिएट कर दूंगा। जो आपका बचा हुआ बुक वैल्यू है उसको नए एस्टिमेट यूज करके रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट कर दीजिए। बचा हुआ बुक वैल्यू नए एस्टिमेट्स को यूज करके रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा। इसी को इंड AS 16 ने बोला कि आपको हर साल ये सारे पैरामीटर्स रिव्यू करने चाहिए, क्योंकि दीज आर एस्टिमेट। हो सकता है जो इनिशियली आपने जो सोच के एस्टिमेट बनाया था वो एस्टिमेट आगे जाकर चेंज हो जाए। अगर एस्टिमेट चेंज हो जाएगा तो आपको डेप्रिसिएशन भी उसी एस्टिमेट के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा प्रोस्पेक्टिवली। क्या बोला, प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली मतलब जो हो चुका सो हो चुका, जो आगे का करोगे वो नए सिरे से करोगे, नया एस्टीमेट के हिसाब से करोगे। अब पुराने एस्टीमेट को दिमाग में नहीं रखोगे, अब जो आगे का डेप्रिसिएशन होगा वो नए एस्टीमेट के हिसाब से होगा। इसी के लिए एक लाइन दी गई, द रिमेनिंग बुक वैल्यू ऑफ द एसेट शैल बी डेप्रिशिएटेड ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ यूजिंग द न्यू एस्टीमेट। जो बचा हुआ बुक वैल्यू है उसको नए एस्टीमेट यूज करके रिमेनिंग लाइफ में डेप्रिशिएट कर दो। अब आपको पुराने वालों को देखने का दरकार नहीं है। तो सर जो 2 साल हो चुका है वो हो चुका, बिल्कुल हो चुका, वो हमने पीएल में चार्ज कर दिया, बात खत्म। उस साल के एस्टीमेट के हिसाब से वो सही था। अब जो करना है वो नए सिरे से करना है। तो अकाउंटिंग एस्टीमेट्स चेंज हो सकते हैं, अगर वो चेंज हो रहे हैं तो उनका इफेक्ट कैसे लेना है वो AS 16 आपको बता रहा है। हम लोग एक वर्ड याद रखेंगे, प्रोस्पेक्टिवली। क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली मतलब द चेंज शैल बी कंसीडर्ड फ्रॉम द ईयर ऑफ चेंज। पुराने साल में जो हो चुका सो हो चुका, जो अब चेंज हुआ है उसको अभी से कंसीडर करके नया डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लीजिए।
रीड करते हैं, आइए। द यूजफुल लाइफ रेसिडुअल वैल्यू डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाइड टू एन एसेट शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड, कम से कम हर फाइनेंशियल ईयर एंड में एक बार कीजिए। And if there has been a significant change in the expected pattern of consumption of future economic benefit embodied in the asset of remaining useful life, the estimate should be changed to reflect the changed pattern. आप एस्टिमेट बदल दो। अब एस्टिमेट बदल के करना क्या है, जो रिमेनिंग बुक वैल्यू है उसको नया एस्टिमेट यूज करके रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पर डेप्रिशिएट करना है। जो बचा हुआ बुक वैल्यू है उसको नया एस्टिमेट यूज करके बचे हुए यूजफुल लाइफ में डेप्रिशिएट कर दीजिए। चाहे कुछ भी चेंज हो, चाहे आपका यूजफुल लाइफ चेंज हो, चाहे आपका रेसिडुअल वैल्यू चेंज हो, चाहे आपका मेथड चेंज हो, चाहे आपके कॉस्ट में यानी बुक वैल्यू में भी कोई चेंज आए, अगर आपने रीवैल्यूएशन भी किया उसके कारण चेंज आया है, तो जो भी चेंज आया है उसको नए सिरे से हम डेप्रिशिएट करेंगे, पुराने वाले को टच करने का दरकार नहीं है। ये होता है रिव्यू ऑफ दीज थिंग्स। आपको हर साल इनको रिव्यू करना होगा, बिकॉज दीज आर एस्टिमेट्स एंड दे मे चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। अपडेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए जरूरी है। क्या यहां तक सबको बात क्लियर है? अभी तक डेप्रिसिएशन में क्या पढ़ा? डेप्रिसिएशन होता है सिस्टमेटिक अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर यूजफुल लाइफ। कंपोनेंट अप्रोच डेप्रिसिएशन का यूज करना है। अगर कोई एसेट है जिसके बहुत सारे सिग्निफिकेंट पार्ट्स है हैविंग डिफरेंट यूजफुल लाइफ, द सिग्निफिकेंट पार्ट शैल बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली बेस्ड ऑन देयर ओन यूजफुल लाइफ। फिर मैंने पढ़ाया मेथड एसएलएम डब्ल्यूडीवी प्रोडक्शन यूनिट मेथड। फिर हम लोग गए अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में मैंने बोला जनरली डेप्रिसिएशन खर्चा मान के पीएल में जाता है, बट अगर वो एसेट किसी दूसरे एसेट को बनाने के लिए यूज किया गया है तो फिर डेप्रिसिएशन उस एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया जाए। और लास्ट रिव्यू ऑफ यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ स्क्रैप वैल्यू, ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू आपको रिव्यू करते रहना चाहिए हर साल। अगर आपको लगता है पुराने एस्टीमेट से नए एस्टीमेट में कुछ चेंज है तो उस चेंज को कंसीडर करना चाहिए। जो बचा हुआ बुक वैल्यू है उसको डेप्रिशिएट करना चाहिए यूजिंग द न्यू एस्टीमेट ओवर द बैलेंस यूजफुल लाइफ। पहले अगर इतना समझ में आ गया ना, मैं इतना को नोट डाउन करवा देता हूं, फिर हम लोग एक दो सम करते हैं इसके ऊपर। आइए पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। 0.6 हो गया था, 0.7 हो गया था, 0.8 आप लोगों के पास जगह होगी। 0.8 मैं तो नया पेज ऐड कर लूंगा, आप लोगों के पास जगह होगा, चिंता न को। एक बार बताओ तो जगह है क्या? जैसे मेरा ये लास्ट पेज चल रहा है समरी का, मतलब जगह कम पड़ेगी। मैं तो एक नया पेज ऐड कर लूंगा, मेरे को क्या करना है, इसको डुप्लीकेट करना है, नया पेज ऐड हो जाएगा और इसको फिर मैं कर दूंगा क्लियर। तो ये नया पेज मेरा ऐड हो गया। आप लोगों के पास जगह है ना? हम लोग सब चीजों को लिख इसलिए रहे हैं सो दैट यू हैव योर ओन नोट्स टू स्टडी। बार बार क्या होता है ना, बुक से स्टडी करना डिफिकल्ट हो जाता है, ओन नोट्स रहता है तो फटाफट रिवीजन हो जाता है, और इसी बुक के अंदर क्वेश्चन, इसी बुक के अंदर सब कुछ रहेगा तो इट विल हेल्प। दिव्यांशु थोड़ा छोटा छोटा करके लिखो, छोटा छोटा करके मतलब ऐसे दबा के भी नहीं, आप नॉर्मल लिखो, बट आप अपना जगह को नॉर्मल करो, सेव करो, ठीक है? वाह, शिप्रा बोल रही है सर हम तो एकदम आपके जैसे लिख रहे थे, मेरा भी इतना ही स्पेस है। हाँ हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखो। नेक्स्ट से मैं क्या करूंगा, एक पेज एक्स्ट्रा छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, आ जाइए। आइए ना ट्राई करते हैं, इसी में हो जाएगा अपना। नंबर ए, डेप्रिसिएशन होता क्या है? सिस्टमेटिक अलोकेशन ऑफ depreciable amount of PPE over its useful life. Number B, component approach shall be used for PPEs having various significant parts having different useful lives. Each significant part, that is component,
each significant part shall be depreciated separately using its own useful life. Each significant part shall be depreciated separately using its own useful life. Number C, methods. SLM, WDV, production units. Number D, accounting. Number 1, if PPE is used to construct other assets, its depreciation shall be included in the cost of new asset. Number 2, otherwise depreciation shall be charged to PL. As an expense. Otherwise, depreciation shall be charged to PL as an expense. Number E, change in estimates like useful life, residual value, etc. अगर एस्टिमेट में चेंज होता है डैश द change in estimates shall be applied prospectively the remaining book value of the assets shall be depreciated using new estimates over the remaining useful life. Over the remaining useful life. The change in estimates shall be applied prospectively. The remaining book value of the asset shall be depreciated using the new estimates over the remaining useful life. अगर एस्टिमेट चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली हमें काम करना पड़ेगा. इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है. छोटा क्वेश्चन भी दे सकता है या फिर 5 मार्क का क्वेश्चन भी दे सकता है. आराम से लिख लीजिए, हो जाए तो बोलना डन.
आ जाइए, लेट्स गो टू क्वेश्चंस नाउ। हम लोग कर लिए थे टिल क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स सी क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 आप रीड करेंगे, पहले आप ट्राई करेंगे, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरे को लगता है आप कर लेंगे, क्योंकि इंटर लेवल में आपने ऑलरेडी ये सब चीजें सीख रखी है। क्वेश्चन 12 आप रीड करोगे, ट्राई करोगे, आप मेरे को आंसर बताओगे, फिर मैं डिस्कस करूंगा। गिविंग यू 5 मिनट्स, 5 नहीं 2 मिनट्स, ट्राई। रमन बोल रहे हैं सर पहले 2 साल का 800। शिवम तुम भी तो यही बोल रहे थे, क्यों हटाया तुमने? 2 साल के बाद यूजफुल लाइफ चेंज हो गया, तो थर्ड ईयर से डेप्रीसिएशन रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। वेरी गुड रमन, वेरी गुड, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड, वंडरफुल। आइए, an asset which cost rupees 10,000 was estimated to have an useful life of 10 years and residual value 2,000. After 2 year useful life was revised to 4 remaining years. 4 remaining years मतलब 4 साल ही बचा है। कैलकुलेट डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर ईयर 1 2 3। पहला 3 साल का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है। आइए, आंसर टू क्वेश्चन 12। आंसर टू क्वेश्चन 12। अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन दिया ऑब्जेक्टिव में, तब तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करके टिक करना है। अगर यही क्वेश्चन आपको 3 4 5 मार्क में दे दिया है, तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है, जैसे हम लोग लिख रहे हैं। एज पर इंड AS 16, नाम है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, या इफ द estimates
affecting depreciation like useful life, residual value, etc. undergo changes, comma. The change shall be given a prospective effect, that is the remaining book value of the asset, shall be depreciated over the remaining useful life using the new estimates, आप जो बची हुई बुक वैल्यू है उसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में डेप्रिशिएट कर दीजिए नए एस्टिमेट्स को यूज करके। अब सबसे पहले इनिशियल एस्टिमेट्स depreciation for year 1 and 2 annual equals to rupees 10,000 minus rupees 2,000 scrap value divided by 10 years, rupees 800 per annum, annual depreciation है per annum, 800 per annum। अब so book value at the end of 2 years, 2 साल के बाद का बुक वैल्यू रुपीज 10,000 यानी कॉस्ट माइनस 2 साल का डेप्रीसिएशन, ये हो गया 8,400। 2 साल के एंड पे हमारे एसेट का बुक वैल्यू 8,400 हो गया, 8,400। अब चेंज इन एस्टिमेट क्या हुआ है? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 4 इयर्स, 4 इयर्स। तो इसके बेसिस पे डेप्रीसिएशन फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल टू, बोला रिमेनिंग बुक वैल्यू यानी 8,400 डेप्रीशिएटेड ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, तो 8,400 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई 4, 8,400 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई 4, 6,400 बाई 4, 1,600। जो हमको 8 साल में डेप्रीशिएट करना था, 8 साल, 10 में 2 गया तो 8 साल बचा। अब मेरे को 4 साल में उसी को डेप्रीशिएट करना है। जो चीज 8 साल में डेप्रीशिएट करना था अब उसको 4 साल में करना है। तो अगर लाइफ हाफ हो गया तो डेप्रीसिएशन हर साल डबल हो जाएगा। पहले 800 का डेप्रीसिएशन था, अब 1600 का डेप्रीसिएशन, क्योंकि मेरे को आधी लाइफ में अब बैलेंस पूरा डेप्रीशिएट करना है। तो मेरा डेप्रीसिएशन फॉर थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स हो गया 1600। पहले मैं पुराने एस्टीमेट के हिसाब से डेप्रीशिएशन चार्ज करके बुक वैल्यू निकाल लूंगा, उसके बाद उस बुक वैल्यू को अब रिमेनिंग लाइफ पर नए डेप्रीसिएशन एस्टीमेट को यूज करके डेप्रीशिएट कर दूंगा। एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है पूछ लो, नहीं है तो क्वेश्चन 13 आप पढ़ेंगे, ट्राई करेंगे। मैं एक बार देख लेता हूं 13 में है क्या, फिर मैं आपको दूंगा। ये लिख लो आप। Question 13. An entity acquired an asset 3 years ago, 3 साल पहले, at a cost of 5 million, 5 million मतलब 50 lakhs. Depreciation method adopted for the asset was 10% reducing balance method.
10% WDV के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन कर रहे थे। एट द एंड ऑफ ईयर 3 एंटिटी एस्टिमेट दैट द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 8 years। 3 साल खत्म होने के बाद भी एंटिटी को लग रहा है अभी भी 8 साल चलेगा, 8 साल, and determines to adopt straight line method from that date so as to reflect the revised estimated pattern of recovery of economic benefits. Show the necessary treatment in accordance with Ind AS 16. Calculate the depreciation charge for respective years. आप बताइए क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए इस चेंज का। मैं बोलूंगा ये चेंज को आपको प्रोस्पेक्टिवली डेप्रिसिएशन में इफेक्ट लेना चाहिए। द रिमेनिंग बुक वैल्यू शैल बी डेप्रिशिएटेड यूजिंग द न्यू एस्टिमेट ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। जो बचा हुआ बुक वैल्यू है उसको बची हुई यूजफुल लाइफ पे आप डेप्रिशिएट करोगे। अब क्वेश्चन है चेंज क्या हो रहा है सर। नंबर 1 चेंज मेथड इज चेंजिंग। नंबर 2 सर यूजफुल लाइफ जो है ना वो बता दिया 8 साल बचा हुआ है, जो अब बचा हुआ लाइफ है वो बता दिया 8 साल। तो सर दो चीज है, एक यूजफुल लाइफ बता दिया कि बचा हुआ 8 साल, एंड नंबर 2 मेथड WDV से वो SLM कर रहा है। ट्राई कीजिए कैलकुलेट करने का। पहले पुराने एस्टिमेट के हिसाब से 3 साल डेप्रिशिएट होगा, उसके बाद फिर वो 8 साल के हिसाब से SLM में डेप्रिशिएट किया जाएगा। कीजिए ट्राई। शुभम और शिप्रा बोल रहे हैं सर 4th ईयर से डेप्रिसिएशन होगा 455625। वंडरफुल, बहुत अच्छा। पहले 3 साल हम लोग WDV मेथड यूज करके डेप्रिसिएशन करेंगे, उसके बाद 4th ईयर से एस्टिमेट बदल दिए गए। एट द एंड ऑफ ईयर 3 मतलब बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर से चेंज लागू होगा। तो बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर से चेंज लागू होगा तो 4th ईयर से डेप्रिसिएशन SLM बेसिस पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो मैं ज्ञान वापस नहीं लिखा रहा हूं। आंसर टू क्वेश्चन 13 प्रोविजन आप लिखेंगे सेम एज 12, सेम एज क्वेश्चन 12। बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। अब मैं मेन आंसर में जा रहा हूं। सबसे पहले इनिशियल एस्टिमेट्स कॉस्ट हो गया ₹50 लाख, डेप्रीसिएशन हो गया एट द रेट 10% पर एनम WDV मेथड। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं डेप्रीसिएशन ईयर 1 50 लाख का 10% 5 लाख, फिर माइनस करोगे आएगा 45 लाख, उसके ऊपर 10% 4,50,000, फिर माइनस करोगे आएगा 40,50,000। तो ईयर 3 का डेप्रीसिएशन 40,50,000 पे 10% 4,05,000। ये हमने ऐसे भी सिखाया था आपको। 50 लाख पे पहला 10% फर्स्ट ईयर का निकाल लो, फिर इंटू 0.9 10% डेप्रीसिएशन होगा तो 90% बचेगा। तो हर साल 90% बुक वैल्यू पे आपको 10% चार्ज करना होगा। तो अगर आप डेप्रीसिएशन का भी 90% निकाल लोगे तो आपका हर साल का डेप्रीसिएशन आ जाएगा। अगर बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कॉस्ट से 0.9 करते जाइएगा। 10% डेप्रिसिएशन मतलब 90% बचेगा, तो कॉस्ट से 90% मल्टीप्लाई करते जाएंगे, बुक वैल्यू निकलते जाएगा। और अगर डेप्रिसिएशन से 90% करते जाओगे हर साल का डेप्रिसिएशन निकलते जाएगा। तो बता बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 3, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 3
इक्वल्स टू 50 लाख में माइनस कर दीजिए 40,50,000 माइनस ये 36,45,000 36,45,000। अब न्यू एस्टिमेट्स बैलेंस यूजफुल लाइफ 8 years, balance useful life 8 years, and method SLM. Therefore, depreciation for fourth year is equal to जो बचा हुआ बुक वैल्यू है 3645, कोई स्क्रैप वैल्यू दिया नहीं है, शैल बी डेप्रीशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। बचा हुआ बुक वैल्यू शैल बी डेप्रीशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ये आ जाएगा 455,625। 455,625 आराम से लिख लो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। An item of PPE was purchased for rupees 9 lakh on 1st April 2021. It was estimated to have a useful life of 10 years and depreciated on straight line basis. ठीक है, 90,000 हर साल का डेप्रिसिएशन। ऑन 1 अप्रैल 2023 यानी 2 साल बाद द एसेट इज रीवैल्यूड टू 960, एसेट को रीवैल्यू किया गया। द यूजफुल लाइफ रिमेन्स अनचेंज्ड एज 10 ईयर, जो मेरा यूजफुल लाइफ था वो पहले वाला ही 10 साल ही है। इग्नोर इंपैक्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, अलग से एक इंडेस आएगा इंडेस 12, उस पर बात करेंगे। शो द नेसेसरी ट्रीटमेंट एज पर इंडेस 16 टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर 13-14। If the entity has availed the option given by Ind AS 16 of transferring some of the surplus as the asset is used by the एंटरप्राइज, इस पर बात करेंगे। पहले तो अपने रीवैल्यूएशन का क्या अकाउंटिंग होगा वो, एंड नया डेप्रिसिएशन क्या होगा वो कैलकुलेट करेंगे। आप ट्राई करेंगे, पहले 2 साल का बुक वैल्यू निकालकर 2 साल का डेप्रिसिएशन करके बुक वैल्यू निकाल लीजिए, फिर बताइए थर्ड ईयर में रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना रिकॉर्ड करूं और थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करूं। पहले हमेशा मेरे को ये बताइए, पहले ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ट्राई कीजिए, 2 मिनट का समय, आराम से क्वेश्चन पढ़िए, ट्राई कीजिए। आपको ट्राई करना है क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनाने हैं। जितना आप खुद से बना पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ट्राई कीजिए, खुद से मेहनत कीजिए।
बहुत बढ़िया, वंडरफुल। बच्चे बोल रहे हैं सर रीवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा 2,40,000 रुपया। 720 इज द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 ईयर। 720 से रीवैल्यू कर दिया हमने 960 पर, तो सर 2,40,000 का इंक्रीज विल गो टू रीवैल्यूएशन सरप्लस एंड नया डेप्रीसिएशन विल बी, बोलो नया डेप्रीसिएशन। अब बुक वैल्यू हो गया 960, कितने साल में डेप्रीशिएट करना है? 8 साल में। 10 में से 2 साल चला गया तो 8 साल बचा। अगर 8 साल बचा तो 1,20,000 करके हमें डेप्रीशिएट करना है, तो 9,60,000 डिवाइडेड बाई 8, हम लोग 1,20,000 करके हर साल डेप्रीशिएट करेंगे। क्लियर है? डन। आइए पहले इतना लिखिए, फिर इसके बाद आगे बात करेंगे। आंसर टू क्वेश्चन 40। प्रोविजन पहला वाला सेम लिखना है, सेम एज क्वेश्चन 12। नंबर बी, सबसे पहले इनिशियल एस्टिमेट्स के हिसाब से कॉस्ट ₹9 लाख, फिर कॉस्ट 9 लाख हो गया, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स। तो एनुअल डेप्रीसिएशन अंडर एसएलएम कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। स्क्रैप वैल्यू दिया नहीं है तो उसको 0 ले लो, तो एनुअल डेप्रीसिएशन 90,000। बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, कॉस्ट माइनस 2 साल का डेप्रीसिएशन 720, ये बुक वैल्यू आ गया 2 साल के बाद। अब रीवैल्यूड अमाउंट या फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 960, therefore revaluation surplus to be recognized equal to 960 minus 720, बुक वैल्यू फेयर वैल्यू का डिफरेंस 240। जर्नल एंट्री कोई बोलेगा सर एसेट का वैल्यू बढ़ाना है, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन सरप्लस। आप लिख सकते हो एग्जाम में, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन सरप्लस, 2,40,000 का मैंने सरप्लस बुक कर लिया। अब डेप्रीसिएशन फॉर 3rd ईयर इज इक्वल टू नया बुक वैल्यू 960 टू बी डेप्रीशिएटेड ओवर 8 ईयर्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। नया बुक वैल्यू 960 टू बी डेप्रीशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ में कोई चेंज नहीं है, बोला यूजफुल लाइफ पहले भी 10 साल था, अभी भी 10 साल ही है। 10 में 2 चला गया तो अब 8 साल में 9,60,000 को डेप्रीशिएट कर दो। द रिमेनिंग बुक वैल्यू शैल बी डेप्रीशिएटेड ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ यूजिंग द न्यू एस्टिमेट्स। तो जो मेरा बुक वैल्यू है उसको मैं 8 साल में डेप्रीशिएट करूंगा। 120, पहले कितना हो रहा था 90,000, अब कितना हो रहा है 1,20,000। 30,000 ज्यादा क्यों हुआ सर? 30,000 ज्यादा हुआ बिकॉज ऑफ अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। हमने सीखा था रिवैल्यूएशन रिजर्व को आप 2 तरीके से ट्रीट कर सकते हो। पहला, हर साल जो आप ज्यादा डेप्रिसिएशन पीएल में चार्ज कर रहे हो ड्यू टू अपवर्ड रिवैल्यूएशन, उतना आप रिवैल्यूएशन रिजर्व से ट्रांसफर कर दो कहां पे? रिटेन्ड अर्निंग्स पे। तो अगर मेरा 30,000 का डेप्रिसिएशन एक्सेस है, ज्यादा हुआ है, तो 2,40,000 में पहले साल में मैं 30,000 डाल दूंगा रिटेन्ड अर्निंग्स में, बचेगा कितना? 2,10,000। वो धीरे धीरे आगे धीरे धीरे रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर हो जाएगा। मेरे को पहला क्वेश्चन बोला कि आप बताइए रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना, दूसरा बताइए डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने कर दिया। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है एंड you are required to calculate depreciation and revaluation surplus for 13-14 if the entity has availed the option given by Ind AS or transferring some of the surplus as the asset is used by an enterprise। तो मैंने रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट निकाल दिया। अब मैं ये बताना चाहता हूं बैलेंस इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, बैलेंस इन रिवैल्यूएशन सरप्लस एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, एंड ऑफ 3rd ईयर दैट इज 2013-14 या 23-24, जो भी आप बोल सकते हो। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस रिवैल्यूएशन सरप्लस 2,40,000 इस साल मैंने क्रिएट किया, लेस
ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स टू काउंटर एक्सेस डेप्रीसिएशन, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स टू काउंटर एक्सेस डेप्रीसिएशन 30,000। 30,000 कैसे? 1,20 का डेप्रीसिएशन चार्ज किया जो नॉर्मली 90,000 का हुआ करता था, तो एसेट की रीवैल्यूएशन के कारण 30,000 से डेप्रीसिएशन बढ़ गया है, तो ये 30,000 रिटेन्ड अर्निंग में चला जाएगा। 2,10,000, तो वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2014, ये वैल्यू हो गया 2,10,000। 2,40 में 30,000 में रिवैल्यूएशन रिजर्व से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दूंगा। बोला है कि एंटिटी वो ऑप्शन फॉलो करती है जहां पर रिवैल्यूएशन सरप्लस थोड़ा थोड़ा करके हम लोग रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करेंगे एज दी एसेट इज बीइंग यूज्ड। तो मैंने 30,000 जो एक्सेस डेप्रिसिएशन था उतना ट्रांसफर कर दिया रिवैल्यूएशन रिजर्व से रिटेन अर्निंग्स में। ऐसे करके मैं हर साल थोड़ा 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 ट्रांसफर करते जाऊंगा और ये खत्म कर दूंगा। क्लियर है क्या? हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट जितना एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उसके हिसाब से हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो 8 साल में 2,40,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 करके ट्रांसफर हो जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स में। इज इट क्लियर? इंड एएस या एएस में हमेशा क्वेश्चन प्रॉपर्ली आंसर करने का तरीका होता है, पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझो। क्वेश्चन ने आपसे डेप्रिसिएशन पूछा 13-14 का और बोला रीवैल्यूएशन सरप्लस का क्या होगा। मैंने रीवैल्यूएशन सरप्लस कैलकुलेट किया, बोला एंटिटी हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट ट्रांसफर करेगी रिटेन्ड अर्निंग्स में, तो मैंने जो एक्सेस डेप्रिसिएशन है, जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ ड्यू टू अपवर्ड रिवैल्यूएशन, उतना अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। अगर क्लियर है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो हमने अभी छोटा सा टॉपिक पढ़ा कि अगर फैक्टर चेंज होते हैं डेप्रिसिएशन के तो डेप्रिसिएशन कैसे रिकैलकुलेट होगा, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एएस है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 15 आप रीड करोगे सारे बच्चे। रीड करें आप। मेरे को डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट करके दे दो, लिखने का काम आपका रहेगा, दिस विल बी योर होमवर्क। लिखने का काम आपका रहेगा, सिर्फ डिस्कस अभी कर देता हूं सो दैट यू कैन राइट इट डाउन प्रॉपरली इन योर कॉपी एज एन होमवर्क। एक दो क्वेश्चन जब तक खुद से नहीं लिखेंगे तब तक वो प्रैक्टिस नहीं आएगी। जब आप लिखोगे तो ये नहीं लिखोगे प्रोविजन सेम एज क्वेश्चन 12, पूरा प्रॉपरली रिवाइज करके अच्छे से लिखने का है। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं सो दैट आप ये रिवीजन कर सको वापस। अब जैसे आज या कल ये कंप्लीट हो जाएगा, इस सैटरडे संडे जब आपकी क्लास नहीं रहेगी आपका टारगेट रहना चाहिए कि इंड एएस 16 को पूरा प्रॉपरली रिवाइज करके कंप्लीट कर देना है। मेरे साथ साथ करते जाएंगे तो मैं आपको बोल रहा हूं, आप सिलेबस खत्म करोगे, मेरी क्लासेस कंप्लीट होगी, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स चालू करेंगे जहां पे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा रेगुलर बेसिस पे जो आपको सॉल्व करना है ऑन एप्लीकेशन। मैं रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है। उससे क्या होगा, हमारे पुराने कॉन्सेप्ट हमेशा प्रैक्टिस होते चले जाएंगे और हमारे लिए वो बहुत ईजी हो जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है, इसके लिए सैटरडे संडे बैठ के इंड एएस 16 इस बार आपको पूरा रिवाइज करना है।
हर वीक में आप समझ लो एक चैप्टर कंप्लीट होगा, आपको उस वीक के एंड में उस चैप्टर का रिवीजन करके उसको साइड कर देना है। साथ साथ करेंगे ना, फाइनल में बच्चे का सबसे मेन प्रॉब्लम है वो पहले सोचता है मैं सारी क्लास करूंगा फिर रिवीजन करूंगा। आप साथ साथ करते चले जाओ, देखो आपको रिवीजन का दरकार ही नहीं पड़ेगा। वेरी गुड शुभम, शुभम बोल रहा है सर 9th ईयर का डेप्रीसिएशन विल बी 11,500। वेरी गुड। इनिशियल एस्टिमेट के हिसाब से डेप्रीसिएशन 18,000, 18,000, 2 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स 18,000। अब 18,000 अगर 8 साल डेप्रीशिएट होगा तो टोटल डेप्रीसिएशन 1,44,000, तो बुक वैल्यू आ जाएगा 56,000। बुक 2 लाख माइनस 44, हाँ 56,000, 56,000 आ जाएगा बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स। अब ये 56,000 बुक वैल्यू है, एस्टिमेट में चेंज क्या हुआ, बोला यूजफुल लाइफ 10 की जगह 12 साल मान लीजिए आप, जो 8 साल हो गया है 2 साल और बाकी था, बोल रहा है अब यूजफुल लाइफ 12 साल मानिए आप, मतलब 4 साल एसेट और चलेगा और चलेगा। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 12 साल नहीं बोला है, टोटल एस्टिमेट ऑफ द यूजफुल लाइफ 12 साल पे रिवाइज करना है। तो अगर 10 से 12 करोगे तो अब टोटल 4 साल मेरे पास बाकी है, तो इस 56,000 को 4 साल में डेप्रीशिएट करना है। नया रेसिडुअल वैल्यू 10,000 दे रहा है, तो मेरा डेप्रीसिएशन हो जाएगा 56,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 4 ईयर्स, और मैं एसेट को डेप्रीशिएट कर दूंगा। आंसर आएगा 11,500, 46,000 डिवाइडेड बाई 4, 11,500। वेरी गुड शुभम, वेरी गुड। सबको क्लियर है? डिस्कशन क्लियर रहेगा तो आंसर आप खुद से लिख दोगे, क्योंकि सेम हमने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। क्लियर है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन 16, आप अभी पढ़ेंगे मेरे साथ। 16, Heaven Limited have purchased a machinery on 1/4/2001, ठीक है, for rupees 30 lakhs, which is reflected in its books at written down value of 1750 on 1/4/16। 5 साल बाद वैल्यू हो गया 17,50,000। कंपनी एस्टिमेटेड एन अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ 10% ऑन 1/4/16। एसेट बोल रहा है 10% से अपवर्ड रिवैल्यू करना है, 10% से वैल्यू बढ़ाना है। 17,50,000 का 10%, 1,75,000 से वैल्यू बढ़ाना है। टू अराइव एट द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, हेवन लिमिटेड अवेल्ड द ऑप्शन गिवन बाय इंड एस ऑफ ट्रांसफरिंग सम ऑफ द सरप्लस एज द एसेट इज यूज्ड बाय द एंटरप्राइज। बोल रहा है जैसे जैसे एसेट यूज होगा थोड़ा थोड़ा रिवैल्यूएशन रिजर्व हम लोग रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अब 1,75,000 है मेरा एसेट का रिवैल्यूएशन सरप्लस। ऑन 1/4/18, 2 साल बाद, मशीन वॉज रिवैल्यू डाउनवर्ड बाई 15%, जो वैल्यू बचा उससे 15% हमने डाउनवर्ड रिवैल्यू किया। एंड द कंपनी ऑल्सो रीएस्टिमेटेड मशीनरी रिमेनिंग लाइफ टू बी 8 ईयर्स, लाइफ को भी वापस रीएस्टिमेट किया और बोला 8 साल और चलेगा। ऑन 31 मार्च 2010 द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 935। कंपनी चार्जेस डेप्रीसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आपको पूरा देखो 2001 से लेके 2010 तक का ज्ञान दिया सर, ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है। बिल्कुल बोल रहा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेवन लिमिटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। इस बार एएस का ज्ञान लिखने नहीं बोला, इस बार बोला पूरा मशीनरी अकाउंट बनाओ। अब क्योंकि 10 साल का ऑलरेडी मशीनरी अकाउंट बनाने बोल रहे हैं, हम लोग ज्यादा ज्ञान नहीं लिखेंगे, हम लोग सीधा शुरू करेंगे क्वेश्चन से ही, जो वो बोलना चाह रहे हैं उसके हिसाब से। धन्यवाद, चलिए चालू करते हैं। आइए आंसर टू क्वेश्चन 15, हम लोग बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। पूरे 10 साल का बनाना है। मशीनरी अकाउंट 1/4/2001 टू बैंक, मैंने एसेट परचेज किया 2001 में, कितने में? 30 लाख रुपए में। 10 साल का यूजफुल लाइफ है, और 10 साल का यूजफुल लाइफ है, नहीं 10 साल का बोला नहीं है, सॉरी 10 साल का यूजफुल लाइफ बोला नहीं है। ओके, यूजफुल लाइफ पहले दिया ही नहीं है। 1/4/2001 से फिर शुरू करके फायदा नहीं है। लेट स्टार्ट विथ 1/4/2006। 2001 से शुरू करेंगे तो आपको ऐसे करना होगा, सुन लो, 30 लाख है, 2006 यानी 5 साल में वैल्यू हो गया 17,50,000, मतलब टोटल 12.5 लाख का डेप्रीसिएशन इन 5 ईयर्स, तो हर साल का डेप्रीसिएशन 2.5 लाख रुपए।
हर साल का डेप्रिसिएशन 2.5 लाख रुपए। वैसे करते जाओगे तब 5 साल बाद वैल्यू आ जाएगा 17,50,000। जरूरत नहीं है, क्यों करूं मैं, जब बोला ही नहीं है यूजफुल लाइफ वगैरह, तो मैं डायरेक्टली शुरू करता हूं ना 1416 से। चलो सॉरी, इसको काट दो। लेट स्टार्ट विथ 14,2006 टू बैलेंस बीडी 1750। आप चाहो, अगर आप बोलते हो कि पूरा बनाएंगे सर, तो 30 लाख से 17.5 लाख हो गया 5 साल में, क्योंकि एसएलए में हर साल इक्वल डेप्रीसिएशन, तो 250 250 250 250 250 करके 5 साल डेप्रीशिएट कर लो, तब आपका 1750 आ जाएगा। धन्यवाद। अब इस साल क्या हुआ, बोला इस साल हम एसेट को अपवर्ड रिवैल्यू करेंगे बाई 10%, 10% से रिवैल्यू अपवर्ड करेंगे। जर्नल एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो मैं यहां लिखूंगा टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट 10% से, यानी 1,75,000 से अपवर्ड रिवैल्यू करूंगा, एसेट की वैल्यू बढ़ा दूंगा 175। और क्या बोला आगे, और कुछ बोला नहीं। ओके, तो मेरे को उसका डेप्रीसिएशन निकालने के लिए यूजफुल लाइफ चाहिएगा। इधर आओ, वर्किंग नोट, यूजफुल लाइफ, एनुअल डेप्रीसिएशन फॉर फर्स्ट 5 years 12.5 लाख का टोटल डेप्रीसिएशन है। 30 लाख माइनस 17.5 लाख डिवाइडेड बाई 5 years 2.5 लाख। एनुअल डेप्रीसिएशन 2.5 लाख, तो यूजफुल लाइफ 30 lakhs divided by 250, 30 lakhs divided by 250, 12 years, assuming residual value 0, assuming residual value 0, residual value 0। 5 साल का डेप्रीसिएशन 12.5 लाख, तो हर साल का 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख का डेप्रीसिएशन अगर हर साल 30 लाख पे, 30 लाख की कॉस्ट पे चार्ज करूंगा, तो 12 साल में ऐसे डेप्रीशिएट होगा, 12 साल। 12 years इज माई यूजफुल लाइफ। अब 12 साल में कितना चला गया, 5 साल चला गया, तो अब जो नया बुक वैल्यू है वो बैलेंस 7 years में डेप्रीशिएट होगा। 12 में 5 साल चला गया, तो बचा हुआ 7 साल में डेप्रीशिएट होगा नया बुक वैल्यू। तो ये जो बुक वैल्यू है इसको डेप्रीशिएट करूंगा 31 मार्च 2007 बाई डेप्रीसिएशन 7 years। करो डिवाइड, 17,50,000 प्लस 175, 17,50,000 प्लस 175 डिवाइडेड बाई कितना साल, 7 years। टोटल 12 साल था ना, 5 गया, 7 years। 275, हर साल का डेप्रीसिएशन 275। तो ये हो गया बाई बैलेंस सीडी 16,50,000। 14,2007 टू बैलेंस बीडी 1650। नेक्स्ट चेंज 148 में हुआ है, तो ठीक है, यहां पे बाई डेप्रीसिएशन चार्ज कर देता हूं। एसएलएम है सेम अमाउंट 275 बाई बैलेंस सीडी, ये बचेगा 1375। $1375। अब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन बोल रहा है ये एसेट को 148 को हमने डाउनवर्ड किया रिवैल्यू बाई 15%। मेरे को रिवैल्यूएशन लॉस निकाल के बताओ, रिवैल्यूएशन लॉस। अगर मैं 15% से डाउनवर्ड रिवैल्यू करूंगा तो रिवैल्यूएशन लॉस बताओ। वर्किंग नोट 2, रिवैल्यूएशन लॉस on 1/4/2008 13,75,000
इंटू 15%, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करना है बाई 15%, 1375 इंटू 15%, 206250, तो मेरा लॉस हो गया 206250। बताओ ये लॉस कहां जाएगा, बताओ ये लॉस कहां जाएगा, 206250 का लॉस। सर पहले ये लॉस रिवैल्यूएशन रिजर्व से राइट ऑफ होगा, फिर उसके बाद जो एक्सेस लॉस है वो पीएल में जाएगा। अभी मेरे को ना बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व निकालना है। रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया था 1,75,000 का। अब इसके बाद जो एक्सेस डेप्रीसिएशन है, एक्सेस डेप्रीसिएशन वो मैं उतना रिवैल्यूएशन रिजर्व रिटेन्ड अर्निंग्स में डालता हूं। एक्सेस डेप्रीसिएशन कितना, पहले डेप्रीसिएशन 2.5 लाख था, अब डेप्रीसिएशन 275 हो गया, तो 25,000 का एक्सेस डेप्रीसिएशन माइनस 25,000 माइनस 25,000 2 साल का, तो बचा 125। बोला कंपनी हर साल रिवैल्यूएशन रिजर्व का कुछ पोर्शन रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करेगा। रिटेन्ड अर्निंग्स में कितना ट्रांसफर करते हैं सर, जो इतना एक्सेस डेप्रीसिएशन है, 250 से 275 हो गया, 25,000 का एक्सेस डेप्रीसिएशन, ये मैं रिटेन्ड अर्निंग में 2 साल ट्रांसफर कर दिया, 25-25 बचा 125। तो अब देख रिवैल्यूएशन लॉस का अकाउंटिंग क्या होगा, जर्नल रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसको मैं खत्म कर दूंगा 125, पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट 206250, तो पीएल आ जाएगा 81,250, पीएल आ जाएगा 81,250। रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे क्वेश्चन का। बोला कंपनी हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट रिवैल्यूएशन रिजर्व से ट्रांसफर कर रही है रिटेन्ड अर्निंग्स पे, तो उतना रिवैल्यूएशन रिजर्व मेरा ऑलरेडी कम हो चुका है। अब जितना बैलेंस है रिवैल्यूएशन रिजर्व में उसको पहले खत्म करूंगा, जो एक्सेस लॉस है वो पीएल में जाएगा। तो बैलेंस 125 है, पहले मैंने इसको खत्म कर दिया, जो एक्सेस लॉस है उसको पीएल में ट्रांसफर कर दिया। बताइए इसका एंट्री आप कैसे करेंगे, बताइए इसका एंट्री ऊपर आप कैसे करेंगे। सर एसेट का वैल्यू कम करना है तो क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाई रीवैल्यूएशन रिजर्व 125 बाई पीएल 81,250। ये मेरा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के कारण होने वाला लॉस मैंने क्रेडिट कर दिया, एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब बचा हुआ बुक वैल्यू बताओ कितना बचा। सर अब बुक वैल्यू बचा 1375 माइनस 206250, बचा सर 1168,750। क्वेश्चन आगे बोला रिमेनिंग यूजफुल लाइफ हमने डिटरमाइन किया है 8 साल, 8 साल, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 8 साल है, तो डिवाइडेड बाई 8 ईयर्स, डिवाइडेड बाई 8 ईयर्स, मेरा नया डेप्रीसिएशन 146,093, 146,093। तो अगर मैं नया डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करूं इस साल के एंड में बाई डेप्रीसिएशन, ये आ जाएगा 1168750 डिवाइडेड बाई 8 ईयर्स, 146,094 बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी 1168,750 माइनस 146,094, 1022,656, 1022,656। एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, 14,2009 टू बैलेंस बीडी 1022,656 बेचा कब, इसी साल बेच दिया क्या, नहीं सर, एक साल और यूज किया और इस साल के एंड में बेचा, एंड में जाकर, तो पहले इस साल का डेप्रीसिएशन बाई डेप्रीसिएशन वापस वही वाला 146,094 एसएलएम, फिर बाई बैंक 9,35,000, जो बचा वो लॉस हो गया, लॉस या प्रॉफिट चेक कर लो,
1022656 माइनस 146,094, 876,562, बेचा 935 में, माइनस 935, तो प्रॉफिट हो गया 58,438। प्रॉफिट टू पीएल, टू पीएल बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 58,358, 58 सॉरी 438, 58,438। ये मेरा प्रॉफिट आ गया ऑन सेल ऑफ एसेट। ये मेरा प्रॉफिट आ गया ऑन सेल ऑफ एसेट। सर रीवैल्यूएशन रिजर्व में जो ट्रांसफर किए वो एक बार और समझा दीजिए वापस। मैंने बोला पहली बार 1 अप्रैल 2006 को हमने एसेट को अपवर्ड रिवैल्यू किया बाई 10%, तो 17,50,000 पे 10%, 1,75,000 का अपवर्ड रिवैल्यूएशन, ये प्रॉफिट रिवैल्यूएशन रिजर्व में गया। बोला कंपनी की ये पॉलिसी है कि वो हर साल हेवन लिमिटेड अवेल्ड द ऑप्शन गिवन बाय इंड एस ऑफ ट्रांसफरिंग सम ऑफ द सरप्लस एज द एसेट इज यूज्ड। हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम लोग रीवैल्यूएशन रिजर्व से ट्रांसफर करेंगे रिटेन अर्निंग्स में। कितना ट्रांसफर करते हैं सर? जो एक्सेस डेप्रिसिएशन अब चार्ज होगा ड्यू टू अपवर्ड रिवैल्यूएशन। पहले डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा था 2.5 लाख रुपया हर साल, 2.5 लाख रुपया। अब नया डेप्रिसिएशन हो गया 275, तो कितने से डेप्रिसिएशन बढ़ा? 25,000। इतना अमाउंट मैं रीवैल्यूएशन रिजर्व से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करूंगा। जितना आपका एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन पीएल में जाएगा उतना ही अमाउंट मैं निकाल के रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करूंगा रीवैल्यूएशन रिजर्व से। मैचिंग कर रहा हूं, मैचिंग। ये डेप्रिसिएशन हो रहा है फालतू का, तो ये गेन भी मैं ट्रांसफर कर रहा हूं रिटेन अर्निंग्स में। तो 2 साल 25,000 का जब मैंने एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो 25,000 में रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दिया। 175 से 25 रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया, तो बचा कितना? 125। अब लॉस हुआ है 2,06,000 का। 2,06,000 में 125 मेरे पास रिजर्व पर आया, रिवैल्यूएशन रिजर्व। इसको रिवर्स करूंगा, जो एक्सेस लॉस आया वो कहां जाएगा? पीएल में जाएगा। एक्सेस लॉस विल बी ट्रांसफर टू पीएल। ये एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन को काउंटर करने के लिए सोचो ना, अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हैं 175, तो आप बोल रहे हो सर आपने एक बेकार प्रॉफिट दिखाया, हम इसको पीएल में दिखाने नहीं देंगे, आप इसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में दिखाइए। बेकार प्रॉफिट है, तो अब जो उस पर डेप्रिसिएशन भी आ रहा है वो भी तो फिर बेकार ही होना चाहिए। अगर तुम बोल रहे हो प्रॉफिट बेकार है, तो अब जो डेप्रिसिएशन आएगा वो भी तो बेकार है, वो भी तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का डेप्रिसिएशन है। यस सर, तो अगर डेप्रिसिएशन भी मैं बेकार पीएल में चार्ज कर रहा हूं तो उसको काउंटर करने के लिए मेरे को रीवैल्यूएशन रिजर्व हर साल थोड़ा सा रिटेन अर्निंग्स में डालना चाहिए, ताकि मेरा जो इफेक्ट है वो नेट इफेक्ट 0 हो जाए। चेक कर ले यहां पे, दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, मैं इसको स्टार मार्क करूंगा, स्टार मार्क। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, फेयरली गुड क्वेश्चन। एक बार आराम से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो।
डन। अच्छा क्वेश्चन था ये, पहले रीवैल्यू अपवर्ड हुआ, फिर रीवैल्यू डाउनवर्ड हुआ एंड डेप्रिसिएशन का उसके साथ साथ एडजस्टमेंट। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसको आप रीडू में डाल दो, ये रीडू करना है आपको, वापस रिकैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में सबसे पहले यूजफुल लाइफ नहीं दिया था, तो मैंने यूजफुल लाइफ निकाला। मैंने बोला एनुअल डेप्रिसिएशन 2.5 लाख रुपया है, कॉस्ट है 30 लाख रुपया। एनुअल डेप्रिसिएशन अगर 2.5 लाख है और 30 लाख का टोटल कॉस्ट है तो 12 साल में डेप्रिशिएट होगा। तो मैंने वो यूजफुल लाइफ कैलकुलेट किया, वो क्वेश्चन में पहले से नहीं दिया हुआ था। देन उसके बाद जैसा ऐसा क्वेश्चन बोला मैं करना शुरू किया। वेरी गुड क्वेश्चन, रीडू में डाल दो इसको, ये रीडू करना है घर जाके। आइए क्वेश्चन 17 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है दे आर ऑल वेरी गुड क्वेश्चंस, वेरी गुड क्वेश्चंस। आइए लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, रीड करते हैं क्वेश्चन को। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा आपके साथ सारा बात कर लूंगा, उसके बाद आपको बताना है कंपनी ने जो किया है वो एज पर इंड एस सही है या नहीं है, एंड नहीं है तो क्या होना चाहिए। Special Limited is a multinational entity that owns 3 properties. All 3 properties were purchased on 1st April 2020. The following details were furnished. Property 1 purchase price इतना, 2 इतना, 3 इतना, estimated life 10, 15, 15. Fair value on 31st March 21 was 8 लाख, 9.5 लाख, 13 लाख। फेयर वैल्यू दिया हुआ है फर्स्ट ईयर के एंड में, खरीदा 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 21 का फेयर वैल्यू दिया हुआ है। The company uses property 1 and property 2 for its business purpose. The company is exploring the opportunity to sell property 3 if gets reasonable consideration. If it gets reasonable consideration, तो वो property 3 को बेचने का opportunity ढूंढ रहे हैं। मतलब वो हम लोग अपने बिजनेस पर्पस में यूज करने के लिए होल्ड नहीं किए, उसको बेचना है हम लोगों को, हम लोग को रखना नहीं है। Till the time it is not sold, the company has rented the property. जब तक नहीं बिक रहा है तब तक रेंटेड कर दिया। यानी देखो ना, ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट जैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्टी 3 में जो हमने पैसा लगाया है ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट जैसा है। इन्वेस्टमेंट जैसा है मतलब सर आपने यहां पर जो पैसा लगाया है दैट इज नॉट टू यूज द प्रॉपर्टी बट टू होल्ड द प्रॉपर्टी एज एन इन्वेस्टमेंट। जिस दिन सही प्राइस मिलेगा उस दिन बेच के आप निकल जाएंगे, और जब तक नहीं बिक रहा है भाड़े पर लगा दो ना यार। ये प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 पीपीई है, इंड एस 16 लागू होगा। प्रॉपर्टी 3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसके ऊपर इंड एस 40 लागू होगा। 40 वैसे इंड एस 40 आपके सिलेबस में नहीं है, बट इंड एस 40 के बारे में थोड़ा सा बात बता दूं। इंड एस 40 पता है क्या बोला, जब भी आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करोगे ईयर एंड पे, आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर लेना, इंड एस 16 वाला कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल के हिसाब से इसको वैल्यू करना, और फिर जब बिके तो प्रॉफिट लॉस जैसा वो लिख लेना। कॉस्ट मॉडल के हिसाब से वैल्यू करना एज पर इंड एस 40। आगे, इट इज अडॉप्टेड रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ दीज प्रॉपर्टी। इन्होंने तीनों प्रॉपर्टी के लिए रीवैल्यूएशन मॉडल यूज किया है, जबकि इंड एस 40 बोलता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए आप कॉस्ट मॉडल यूज कीजिए। द डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। सर अगर रीवैल्यूएशन मॉडल है तो डेप्रिसिएशन क्यों, सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है ना। हर साल रीवैल्यू करें जरूरी थोड़ी है, हम लोग 3 से 5 साल में भी रीवैल्यू कर सकते हैं अगर हमारे एसेट में सिग्निफिकेंट वोलेटिलिटी नहीं है तो अगर मैं 3 से 5 साल में रीवैल्यू करता हूं तो बीच के साल में डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। However, the company has not charged any depreciation on property 1 and property 3 for the current year since the fair value of the property exceeds their carrying amount. यहां पे देखो पहला साल में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया क्योंकि इन दोनों का फेयर वैल्यू ज्यादा था, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया वो लोग। The difference between the fair value and the carrying amount has been recognized in the statement of profit and loss. ध्यान से सुनना, ये जो डिफरेंस है 7.5 लाख का 8 लाख, 50,000 अपवर्ड हायर पे वैल्यू किया, ये 50,000 का प्रॉफिट वो डाल दिया पीएल में। सेकंड वाले में लॉस है 1 लाख का, वो भी डाल दिया पीएल में। थर्ड वाले में 1 लाख का प्रॉफिट है, वो भी डाल दिया पीएल में। ठीक है,
आगे, द प्रॉपर्टीज आर शोन अंडर हेड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन द बैलेंस शीट। और ये सारा का सारा हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में दिखा रखा है अंडर द हेड बैलेंस शीट। एनालाइज whether the accounting policy adopted by the company in relation to given properties in accordance with Ind AS. If not, advise the correct treatment and present an extract of balance sheet for the year ended 31st March 21। बोल रहा है अगर ये सही नहीं है तो आप एडवाइस कीजिए कंपनी को और बताइए इसको हम लोग बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करें। आइए, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया ये क्या क्या है। सबसे पहले मैंने बोला प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 हम लोग बिजनेस पर्पस के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है इंड AS 16। आपको कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल जो यूज करना है कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड वाला प्रॉपर्टी हमने हेल्ड कर रखा है कि रीजनेबल प्राइस आएगा बेच देंगे, तो यहां पे मेरा इंटेंशन इज नॉट टू यूज द प्रॉपर्टी बट टू सेल द प्रॉपर्टी व्हेन आई गेट अ रीजनेबल प्राइस, सो इट इज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर मी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इंड AS 40 बोलता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए जब आप सब्सीक्वेंट मेजरमेंट करोगे आप कॉस्ट मॉडल यूज करोगे, इंड AS 16 का कॉस्ट मॉडल यूज करोगे। इन्होंने सबसे पहले इस पर भी रिवैल्यूएशन मॉडल लगा दिया। अगर इस पर भी रिवैल्यूएशन मॉडल लगा दिया तो फिर ये वाला बात सही नहीं है, इस पर रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं लगाना चाहिए था, इस पर कॉस्ट मॉडल लगेगा, पहला गलती। दूसरा, पहला साल कंपनी ने फेयर वैल्यू निकाला उसके हिसाब से रिवैल्यू किया, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करेगा। बट तीसरे वाले के तो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो नहीं होगा तो उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 12 लाख डिवाइडेड बाई 15, डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा जो पीएल में जाएगा। आगे, जो जो आपने रिवैल्यूएशन किया अपवर्ड रिवैल्यूएशन करके उस डिफरेंस को आपने पीएल में रिकॉग्नाइज कर लिया। बोला गया है अपवर्ड रिवैल्यूएशन करके जब भी प्रॉफिट होगा वो पीएल में नहीं जाएगा, वो कहां जाना चाहिए, रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो ये जो 50,000 का प्रॉफिट है, 50,000 का प्रॉफिट ये रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, ये लोग पीएल में डाला, दूसरा गलती। ये 1 लाख का लॉस पीएल में ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर कोई प्रॉफिट लॉस पीएल में नहीं जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में नहीं जाएगा, इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आगे, और इसके बाद वो लोग सबको पीपीई के अंदर दिखा दिया। मैं बोलूंगा बैलेंस शीट में आपको जो पीपीई है उसके अंदर प्रॉपर्टी 1 2 दिखाना है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेड में दिखाना है, उसको पीपीई में दिखाना अलाउड नहीं है। पहले ये क्वेश्चन सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं वो देखो। यहां पे ना क्वेश्चन है कि बताइए ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की तरह दिखाया, ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंटिंग किया ये सही है या नहीं है। एक बार क्वेश्चन को प्रॉपर्ली वापस रीड करो, हम लोग इस क्वेश्चन को फटाफट लिखेंगे, पहले रीड करो। लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन 17। गुड क्वेश्चन। एज पर Ind AS 16 a PPE is a tangible item held for use in the business
and expected to be used for more than one accounting period. Full stop. A property held for earning returns in the form of rentals or capital appreciation shall be classified as investment property as per Ind AS 40. Ind AS 40. Full stop. Further, investment properties shall be subsequently measured using cost model under Ind AS 16. Using cost model under Ind AS 16. Full stop. In the present case, property 1 and property 2 held for business purpose shall be classified as PPE. Property 3 held for earning returns, बोला जब सही दाम मिलेगा बेच देंगे, held for earning returns shall be classified as investment property. मेरा सबसे पहला बात मैंने ये बोला कि 1 और 2 को आप पीपीई मानिए, 3 आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा. So property 1 and property 2 shall be measured using Ind AS 16 cost model और रिवैल्यूएशन मॉडल. एंटिटी ने रिवैल्यूएशन मॉडल चूज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड प्रॉपर्टी 3 शैल बी मेजर्ड using cost model only. डन है बात. अब प्रॉपर्टी 1 पर आते हैं. प्रॉपर्टी 1 कॉस्ट ₹750, फेयर वैल्यू ऑन 31st March ₹8 lakhs. As the entity follows revaluation model, ₹50,000 revaluation gain shall be recognized as revaluation reserve instead of crediting the same to profit and loss. ये 50,000 का रिवैल्यूएशन गेन जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में, इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग इट टू पीएल, जो कंपनी ने किया. तो कंपनी ने ये भी गलती किया है. प्रॉपर्टी 2 कॉस्ट 1050, फेयर वैल्यू ऑन 31st March 950.
as the entity applies revaluation model या follows revaluation model, रुपीज 1 लाख revaluation loss, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, shall be charged to PL, shall be charged to PL। ये 1 लाख का लॉस पीएल में जाएगा, जो गेन होता है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाता है, जो लॉस होता है वो पीएल में जाता है। प्रॉपर्टी 3, दिस प्रॉपर्टी shall be measured using cost model and not revaluation model। तो कैरिंग अमाउंट कैसे निकालूंगा? कैरिंग अमाउंट कॉस्ट रुपीज 12 लाख माइनस डेप्रीसिएशन 15 ईयर्स, 12 लाख डिवाइडेड बाय 15 ईयर्स 80,000, तो 11,20,000 हो जाएगा कैरिंग अमाउंट। कोई रेसिडुअल वैल्यू तो नहीं था, रेसिडुअल वैल्यू कुछ दिया हुआ नहीं है। 12 लाख डिवाइडेड बाय 15 ईयर्स 80,000, the depreciation shall be charged to PL, the depreciation shall be charged to PL। कंपनी का पहला गलती प्रॉपर्टी 3 को पीपी मान लेना जबकि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। दूसरा गलती रिवैल्यूएशन गेन ऑन प्रॉपर्टी 1 पीएल में डाल दिया जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। तीसरा गलती प्रॉपर्टी 3 को रिवैल्यूएशन मॉडल पे वैल्यू कर दिया जबकि कॉस्ट मॉडल पे वैल्यू करना चाहिए था, और फिर उसका रिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा ही नहीं या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा ही नहीं, क्योंकि कॉस्ट मॉडल पे करोगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। ये इंड एस 40 का ज्ञान है। इंड एस 40 वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक बेसिक क्वेश्चन है तो मैंने वो क्वेश्चन करवा दिया। सर ये सब क्वेश्चन क्या सीएमए का मैट में दिया हुआ है? नहीं, ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है सीए का मैट में। सर हम लोग को क्यों करा रहे हो आप? आपका इंस्टीट्यूट बुक में तो क्वेश्चन नहीं देता बट एग्जाम में जरूर दे देता है, तो वो उसके लिए आपको सिखा रहा हूं सो दैट टॉपिक में स्ट्रेंथ रहे, टॉपिक समझ में आए। अब ये 2-3 क्वेश्चन जो अभी मैंने करवाया इसको करके रीवैल्यूएशन का ज्ञान आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। नंबर 2, जो हमने चेंज इन एस्टीमेट किया, चेंज इन एस्टीमेट का ज्ञान आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। तो थोड़े क्वेश्चन करेंगे तो इससे क्या ना आपका कॉन्सेप्ट डेवलप्ड रहेगा हमेशा। डन है बात? दिस कंप्लीट्स अभी तक का ज्ञान। आज शाम को हम लोग इसको वाइंड अप कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, और कल से हमारा नया इंडेक्स चालू हो जाएगा। ठीक है बात? लिख लो, फिर हम लोग मिलते हैं शाम को। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।